माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूँ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से। आज के वीडियो में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कई टर्म में डिफिनीशन देंगे और सबसे ऊपर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ स्टेटमेंट होंगे, फिर उसी से रिलेटेड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनीशन होगा। सबसे पहले स्टेटमेंट होगा, फिर उसी से रिलेटेड सेकेंड लॉ का डिफिनीशन होगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनीशन कई वर्ड में है, कई टर्म में है। आज इसी को समझना है प्यारे बच्चों, इसी को ही समझना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चलते हैं आगे, प्रोसीड करते हैं वीडियो को लेकर। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th है, लेक्चर नंबर 37 है। लेक्चर नंबर 37, चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स और जो हमारा टॉपिक चल रहा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, काफ़ी कलम लेके बैठ जाइए, पॉइंट वाइज आप लिखना शुरू करिए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो है पहले क्या है, टू अंडरस्टैंड द मोस्ट कॉमन स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ लेट अस रिकंसीडर द फॉलोइंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फिर से कंसीडर करने के लिए, रिकंसीडर करने के लिए कुछ हमको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को फिर से कंसीडर करना होगा और उसी हिसाब से हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन कर पाएंगे। क्या है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मैंने पहले बता दिया था। जैसे कूलिंग डाउन ऑफ ए कप ऑफ टी, एक कप में चाय रख दीजिए, अपने आप वो ठंडा होगा स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस माने अपने आप वो ठंडा हो जाएगा, आपको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड है स्प्रेडिंग ऑफ ए ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर, पानी में एक बूंद स्याही गिर जाए, इंक गिर जाए तो वो धीरे धीरे अपने आप फैल जाता है, आपको फैलाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड है मिक्सिंग ऑफ टू गैसें, दो गैसें आपस में अपने आप मिक्स हो जाती हैं। और चौथा है प्यारे बच्चों फ्लो ऑफ वाटर डाउन ए हिल, पहाड़ी के ऊपर से पानी का नीचे की ओर गिरना। ये सारी चीज़ें अपने आप हो रही हैं, स्पॉन्टेनियसली हो रही हैं। अच्छा, अब चलिए पहला डिफिनीशन थर्मोडायनेमिक्स का हम देने जा रहे हैं, लेकिन पहले डिफिनीशन का यहाँ पे एक एरो लगा हुआ है प्यारे बच्चों। इस एरो में पहले डिफिनीशन के लिए कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। इसी से बेस जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चारों हैं, इसी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, आप उसको ध्यान से सुनिए। वंस अ कप ऑफ टी हैज कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर इट कैन नॉट बिकम हॉट बाय इटसेल्फ। प्यारे बच्चों, कप में रखा हुआ चाय अपने आप जब ठंडा हो जाता है तो ये अपने आप गर्म नहीं हो सकता। अपने आप तो ठंडा हो गया, लेकिन अपने आप गर्म नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों समझ लीजिए, ठंडा होना स्पॉन्टेनियस है, लेकिन अपने आप गर्म होना नॉन स्पॉन्टेनियस है। समझते चलिए। सिमिलरली द इंक कैन नॉट स्प्रेड आउट फ्रॉम वाटर बाई इटसेल्फ और गैस। प्यारे बच्चों, जो इंक है, जो पानी में इंक मिल गया, अभी आपने एक ड्रॉप इंक गिराया था तो पूरा पानी में फैल गया, अब उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, उस स्याही को पानी से अलग नहीं कर सकते। इसी तरह से गैसेज हैं, जो तीसरा है एग्जाम्पल, और गैसेज आफ्टर मिक्सिंग कैन नॉट बी सेपरेट आउट स्पॉन्टेनियसली। गैसें तो अपने आप में मिक्स हो गई स्पॉन्टेनियसली, लेकिन उसको स्पॉन्टेनियसली हम सेपरेट नहीं कर सकते। तीनों का जवाब बता रहा हूँ कि एक जो है स्पॉन्टेनियस है, उसका जो है अपोजिट नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसी तरह से वाटर पहाड़ी की ऊंचाई से तो नीचे गिरता है, लेकिन ऊंचाई पर अपने आप नहीं जा सकता, नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जा सकता। तो ऑल दिस गिव्स द फर्स्ट डिफिनीशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ डिफिनीशन। ये चारों एग्जाम्पल जो हैं, ये सेकेंड लॉ का पहला डिफिनीशन देते हैं। क्या है पहला डिफिनीशन, अब इसी पर बेस है, तो पहले इसका आप नोट कर लें, आगे बढ़ें हम। ठीक है, अब सेकेंड लॉ का यहाँ पर 1 नंबर है, मतलब 1 नंबर का मतलब पहला डिफिनीशन है। पहले डिफिनीशन का स्टेटमेंट ऊपर दिया गया है एरो लगाकर। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस
आर नेचुरली अकरिंग प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। मतलब जो जितने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं नेचर में जो चल रहे हैं वो थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल हैं, मतलब बैक डायरेक्शन में नहीं आ सकते, है ना। अब जैसे कप का चाय भाई ठंडा हो गया तो अपने आप गर्म नहीं होगा, इरिवर्सिबल हो गया ना। इसी तरह से पहाड़ी के ऊपर से नीचे पानी गिरा तो वो तो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा पाएगा, इरिवर्सिबल है। गैसें आपस में मिक्स हो गई, लेकिन अब उनको अलग कर, आपस में मिक्स हो गई स्पॉन्टेनियसली, लेकिन उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इरिवर्सिबल है। पानी में इंक गिर गया, इंक पूरा फैल गया, लेकिन उस इंक को पानी से हम अलग नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल है। तो पहला जो नियम है, पहला रूल है, पहला डिफिनीशन है सेकेंड लॉ का कि जितने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब केवल एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, बैक डायरेक्शन में नहीं। चलिए अब सेकेंड डिफिनीशन यहाँ है थर्मोडायनेमिक्स का, लेकिन इस सेकेंड डिफिनीशन के लिए स्टेटमेंट यहाँ एरो लगा कर दिया गया है। इसी स्टेटमेंट पर बेस ये सेकेंड डिफिनीशन होगा, सेकेंड डिफिनीशन इसी स्टेटमेंट पर बेस होगा। तो पहले देखिए स्टेटमेंट क्या है। द एबव प्रोसेस माने कप के चाय का ठंडा होना, कप में रखा हुआ चाय ठंडा होना, दो गैसों का मिलना, इंक का फैल जाना पानी में, पहाड़ी के ऊपर से नीचे की ओर पानी गिरना। तो एबव प्रोसेस का मतलब ये है कैन हाउएवर बी ब्रॉट अबाउट इन द रिवर्स डायरेक्शन। एबव प्रोसेस को हम रिवर्स डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, लेकिन नेचुरली नहीं भाई, नेचुरली इरिवर्सिबल है, लेकिन अगर हम जो एबव प्रोसेस है उसको हम रिवर्स प्रोसेस में ले जा सकते हैं, इसके लिए हमको एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। लेकिन अब ये कहिए कि नेचुरली वह रिवर्सिबल हो ना, नेचुरली वह इरिवर्सिबल है, लेकिन अब आर्टिफिशियली देखिए, मैकेनिकली कहिए तो हम उसको एक्सटर्नल एजेंसी के जरिए हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। जैसे वाटर कैन बी मेड टू गो अप हिल, पानी को पहाड़ के ऊपर भेजा जा सकता है विद एन इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए, यानी मोटर जब तक चलेगी तब तक पानी ऊपर जाएगा, है ना। तो इसमें एक्सटर्नल एजेंसी क्या है, मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है। टी कैन बी मेड हॉट अगेन बाई हीटिंग हिंस, कप में रखे हुए ठंडे चाय को हम दोबारा गर्म कर सकते हैं, लेकिन गर्म करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, अपने आप गर्म नहीं होगा, ध्यान दीजिए। सेकेंड डिफिनीशन ऑफ द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में भी फॉलो। तो सेकेंड अब इस स्टेटमेंट से रिलेटेड सेकेंड डिफिनीशन दिया जा रहा है। विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी, बिना किसी बाहरी फैक्टर के हेल्प के स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर रिवर्स होता है तो एक्सटर्नल फैक्टर जरूर होगा, एक्सटर्नल मैनुअल फैक्टर होगा और नेचुरल फैक्टर नहीं होगा कोई भी। तो वही कहा जाए विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी a spontaneous process cannot be reversed. Example, heat cannot by itself flow from colder to hotter body. कोई भी हीट कोल्डर से हाटर बॉडी की ओर नहीं फ्लो करेगा, है ना। तो इसके लिए एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है प्यारे बच्चे। अच्छा, तो अब फर्स्ट डिफिनीशन सेकेंड डिफिनीशन हो गया। अब थर्ड डिफिनीशन के लिए स्टेटमेंट यहाँ दिया जा रहा है। थर्ड डिफिनीशन देखिए, दो डिफिनीशन आप देख लिए कि हम अगर रिवर्स करेंगे तो मैनुअल फैक्टर अपनाना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल एजेंसी लगाना होगा, इलेक्ट्रिक मोटर है, हीटिंग है, तमाम सारी बातें, तभी तो रिवर्स होगा, अदरवाइज रिवर्स नहीं होगा। अब तीसरा डिफिनीशन के लिए स्टेटमेंट दिया जा रहा है। द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट व्हेन हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, द वर्क इज ऑब्टेन्ड इज इक्विवेलेंट टू द हीट एब्जॉर्ब्ड, बट इट हैज बीन सीन फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट हीट एब्जॉर्ब्ड कैन नॉट बी completely converted into work without leaving some changes in the system or the surrounding
फॉर एग्जाम्पल द हीट प्रोड्यूस्ड इन द लोकोमोटिव इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड in running the train. A part of heat is lost to the surrounding or wasted in overcoming the friction. The third law of definition of second law is third definition. Third definition of the second law is as follow. तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो हीट है, किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो पूरा जो है वर्क में कन्वर्टेड हो जाता है। ये फर्स्ट लॉ का है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो हम सिस्टम को हीट देते हैं तो कुछ वह वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी कुछ हीट का हिस्सा वेस्ट हो जाता है या उसके इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज में खर्च हो जाता है। ये है, तो उससे पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होता। तो देखिए, अब थर्ड डिफिनीशन है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा डिफिनीशन, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल। ध्यान दीजिए, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल। फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि पूरा का पूरा हीट किस में बदल गया, वर्क में। लेकिन सेकेंड लॉ कहता है ना, पूरा का पूरा हीट वर्क में नहीं बदल पाता। द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल, असंभव है, विदाउट लिविंग सम इफेक्ट एल्सवेयर। तो कुछ न कुछ तो इसका इफेक्ट होता है, कुछ हीट वर्क में बदलता है, ठीक है, लेकिन हीट का कुछ हिस्सा या तो वेस्ट हो जाएगा या तो जो है कहीं यूज हो जाएगा, है ना। ये है। अब चौथे डिफिनीशन के लिए, इन द टर्म ऑफ एंट्रापी द डिफिनीशन ऑफ द सेकेंड लॉ में भी गिवन आ जाए। अब इंट्रापी के टर्म में, इंट्रापी माने रैंडमनेस। प्यारे बच्चों, इंट्रापी माने रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस जो है। तो all the spontaneous process are accompanied by net increase of the entropy। प्यारे बच्चों, कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चलता है तो उसमें एंट्रापी इंक्रीज होती है। फॉर ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेज द टोटल एंट्रापी चेंजेज, यानी सम ऑफ एंट्रापी ऑफ द चेंजेज ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज पॉजिटिव। एंट्रापी चेंज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तब प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। अगर एंट्रापी चेंज पॉजिटिव है तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज नहीं। अब पांचवें डिफिनीशन के लिए देखिए, एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, सिंस ऑल नेचुरली अकरिंग प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। देखा जाए तो जितने नेचर में प्रोसेस चल रहे हैं वो अपने आप हैं, आर एकम्पनीड बाय द नेट इंक्रीज इन एंट्रापी। और इन सब में जितने नेचुरल अकरिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं उनका एंट्रापी भी बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए आप इसको पहले नोट कर लें, ठीक है। इसलिए द सेकेंड लॉ इज डिफाइंड इन, पांचवा डिफिनीशन है, द एंट्रापी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। यूनिवर्स का, पूरी सराउंडिंग का एंट्रापी कॉन्टिन्यू बढ़ता जाता है या बढ़ रहा है ना। और इस तरह से अब तब मेन, अब पूरी 5 डिफिनीशन हुआ, पांचों डिफिनीशन का एक कंक्लूजन यहाँ दिया जा रहा है। कंक्लूजन, ये कंक्लूजन है। क्या है कंक्लूजन प्यारे बच्चों, द मेन आइडिया ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज, फर्स्ट और सेकेंड लॉ को मिला दिया गया है। फर्स्ट सेकेंड लॉ का मेन आइडिया क्या है, द मेन आइडियाज ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में बी समड अप इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को मिला करके एक नया रिजल्ट बनाया गया। क्या है भाई, यहाँ से देखें इन्वर्टेड कामा में, द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। यूनिवर्स की एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। सराउंडिंग की एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है प्यारे बच्चों। वेयर एज द एंट्रापी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड टेंड्स टू मैक्सिमम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 फैक्टर है, एनर्जी है और एंट्रापी है। यूनिवर्स की एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन एंट्रापी कांस्टेंट नहीं है। एंट्रापी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग हो रही है, मैंने बता दिया था। एंट्रापी जो है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग हो रही है और टेंड्स टू मैक्सिमम, है ना। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू। आप नोट कर लें।